हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे तुर्की पाकिस्तान के रिलेशंस बेसिकली इस सेंस में डिस्कस करेंगे कि उनकी सिमिलैरिटीज़ किस किस डोमेन में रही हैं पाकिस्तान और तुर्की की। ठीक है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल तो रिलेशंस हमारे सिमिलैरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुए और वो देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा म्यूचुअल पॉइंट्स थे, जिसको आप कन्वर्जिंग पॉइंट्स बोलते हैं। उसी पर दो स्टेट्स के आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे रशिया पाकिस्तान कहाँ कहाँ म्यूचुअल डोमेन्स में रिलाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे कि दोनों कंट्रीज़ की लोकेशन ऐसी है कि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अब ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान का जो मैप है ओवरऑल नीचे अरेबियन सी आ गया, ऊपर से साइड पे मतलब यहाँ पे पूरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आ गए, इधर से यूरोप तुर्की साइड पे आ जाता है जाके। ठीक है, ईरान हो गया। तो ओवरऑल दोनों की अब तुर्की जो है वो हब ऑफ सिविलाइजेशंस कहलाता था। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है वो इस्तांबुल की पूरी जो सीरीज़ चली है सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, वहाँ पर जो आपका मेडिटेरियन सी है उसके साथ लगता है, आपका जो ब्लैक सी है उसके साथ तुर्की लगता है। तो तुर्की की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान की भी है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई, और वो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वक्त के साथ साथ ग्रो करती जा रही है। पाकिस्तान ने आपको पता है जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम जो ट्रेड है, BRI, ये सारा कॉन्टेक्स्ट आपकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिलीवर करता है, बताता है। फिर आ जाता है तुर्की का, मैंने जैसे बताया मीटिंग पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशंस हैं कि वो एक सेंटर पॉइंट है। आपको पता है इस्तांबुल, वो जो ऑटोमन्स की वॉर हुई थी, जो इन्होंने इस्तांबुल वापस लिया था, तो वो सारा इसी के अंदर आता है। अच्छा, पहले तो पॉइंट ये हो गया कि जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिमिलर है। फिर आ जाता है रोल एंड इमेज ऑफ आर्मी। दोनों कंट्रीज़ की जो रोल और आर्मी का इमेज रहा है ना, वो दोनों के कंट्रीज़ के अंदर डोमिनेंट रहा है, इन्हांस्ड रोल रहा है मिलिट्री का इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। आपको पाकिस्तान का पता है कि 1958, 1977 और 99 के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन हुई थी। इसी तरीके से तुर्की के अंदर 60 के अंदर, 71 के अंदर और 86 के अंदर मिलिट्री के कूप हुए थे और डोमिनेंट रहा था मिलिट्री का रूल। अब जाकर तुर्की के अंदर ज़ाहिर है तैयब अर्दोगान की जो पावर है वो बढ़ गई है, और इसी वजह से कूप्स और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो एक आपको पता है कोशिश हुई थी, वो नाकाम हो गई थी। ठीक है, मॉडर्न तुर्की आपको पता है मिलिट्री की डोमिनेंस या मिलिट्री पावर की वजह से स्टेबल रहा था। ठीक है, और पाकिस्तान में भी स्लोली जो आर्मी की रिस्पेक्ट आपको 65 वॉर के बाद डेवलप होना शुरू हुई थी, जो हम आर्मी को ग्लैमराइज करने लग गए थे। पूरी स्टेट के अंदर एक मेंटालिटी को इन्फ्यूज़ किया गया था कि आर्मी एक सुपीरियर है और आर्मी ही मुल्क को बचा सकती है। तीसरी चीज़ यह है कि पॉपुलेशन एंड आइडिया ऑफ स्टेट। दोनों कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है, एक तो वो मुस्लिम्स है और मुस्लिम्स टेंडेंसीज़ उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, पाकिस्तानीज़ का भी और तुर्की के लोगों का भी। ठीक है, सेकुलर स्टेट तो सेकुलर है तुर्की की, लेकिन जो उसकी इस्लामिक टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी आपको स्वीडन के केस का अंदाज़ा है, स्वीडन के अंदर जो हुआ, फिर फ्रांस के अंदर जो ब्लास्फेमी के वो पूरे केसेस हुए थे, बेहुरमती हुई थी कुरान पाक की, और वो सारी चीज़ों के अंदर तुर्की का बहुत रिग्रेसिव स्टांस था। अभी जब स्वीडन के अंदर 2022 के अंदर जो 2023 के अंदर जैन में जो इशू हुआ है, कुरान को जलाया गया, शहीद किया है उन लोगों ने, तो उसके ऊपर तुर्की ने बहुत रिग्रेसिव स्टांस लिया और उसने अपनी उनकी नेटो की इंक्लूजन को भी ब्लॉक करने का कहा है। तो तुर्की एक इमर्जिंग पावर बनता हुआ सामने आ रहा है, एज अ रोल ऑफ डोमिनेंट रोल ऑफ इस्लामिक स्टेट बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का भी ऑब्वियसली हम सबको पता है कि इस्लामिक रिपब्लिक है, और हमारा तो पूरी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर रिलाई करता है। फिर आ जाती है फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट। फॉरेन पॉलिसी के डोमेन के अंदर हम दोनों कंट्रीज़ की, तुर्की और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर सिमिलैरिटीज़ है, मैनिफेस्टेशंस हैं, दोनों की सेम तरह की टेंडेंसीज़ हैं। कोल्ड वॉर के अंदर हम देखते हैं तुर्की पाकिस्तान दोनों प्रो US थे, फिर दोनों का एक ही टाइम पे मिसट्रस्ट भी डेवलप एक ही टाइम पे हुआ इत्तफाकिया तौर पर 60s के अंदर, जब US पाकिस्तान के U2 क्राइसिस की वजह से रिलेशंस खराब हुए थे। U2 क्राइसिस, जैसे कि आपको अंदाज़ा तो होगा, U2 क्राइसिस के अंदर ये हुआ था कि पाकिस्तान ने US को मिलिट्री बेसिस दे दी थी, और मिलिट्री बेसिस के पाकिस्तान की मिलिट्री बेस से एक तैयारा उड़ा था जिसका नाम U2 था। वो सोवियत यूनियन के ऊपर स्पाई करने के लिए गया था, और सोवियत यूनियन ने उसको शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद से क्राइसिस डेवलप और डिप्लोमेटिक क्राइसिस, जिसको U2 क्राइसिस बोलते हैं। सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि डोंट प्ले विद फायर। फिर उसके बाद वो पूरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस, हमारे रिलेशंस US के साथ खराब होना शुरू हुए थे, और चाइना की तरफ हम इंक्लाइन होने शुरू हुए थे 62 के बाद। फर्स्ट मीटिंग भी चाइना के साथ हुई थी। और इसी तरह 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुए थे, उसमें भी तुर्की इन्वॉल्व था, और तुर्की के रिलेशन US से फिर ख़राब होना शुरू हुए थे। ठीक है, और फिर इस तरीके से बाद में दोनों की रिप्रोचमा हो गई US के साथ। फिर लास्ट में एक पॉइंट है जो आप कह सकते हैं वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर के अंदर दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं। ये रिलेशंस में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जब भी वॉर हुई है तुर्की ने सपोर्ट किया है। ग्रीस और तुर्की की वॉर जो हुई है, पाकिस्तान ने उसमें साइप्रस वाले केस में उसको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने। कश्मीर कॉज में तुर्की एक अच्छा स्टांस लेता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अरब जैसे नहीं खड़े होते, अरब कंट्रीज़ के अंदर यही मसला है
क्योंकि उनके इकोनॉमिक टाइज इंडिया के साथ बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से वो उनका जो स्टांस है वो वीक होता जा रहा है और वहाँ पर हमें तुर्की सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि तुर्की एक इस्लामिक ब्रदर भी है और इस तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत पुराने और अच्छे हैं, जो कि हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट एक और चीज़ है कि परसेप्शन ऑन इंटरनेशनल इशूज़ क्या क्या हैं। इंटरनेशनल इशूज़ जो थे ना, उसके अंदर पाकिस्तान और तुर्की के आपस में क्या स्टांस रहे हैं। बोस्नियन क्राइसिस जो हुआ था 1990s में, उसके अंदर पाकिस्तान ने मिलिट्री प्रेजेंट शो की थी और तुर्की ने भी उसके अंदर रोल प्ले किया था। फर्स्ट गल्फ वॉर जो हुई थी उसमें तुर्की पार्ट था नेटो का और पाकिस्तान ने कुवैत को सपोर्ट किया था। ऑब्वियसली एक ही साइड पे थे दोनों। फिर सोवियत वॉर हुई, सोवियत वॉर के अंदर पाकिस्तान ने एक्टिवली पार्ट किया, वही तालिबान वाला पूरा चैप्टर हुआ। तुर्की ने भी सपोर्ट किया अफगानिस्तान, अफगान्स को। आर्मीनिया अजरबैजान के केस में पाकिस्तान और तुर्की दोनों सपोर्ट करते हैं अजरबैजान को। और आपने रिसेंट केसेस में जो नगार्दो काराबाग का हुआ था इन दोनों के दरमियान, उसमें तुर्की और पाकिस्तान के दोनों के झंडे लहराए जा रहे थे, जो अजरबैजान के लोग थे वो। तो इससे पता चलता है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों साथ साथ हर पूरे इंटरनेशनल डोमेन्स में भी, पूरे इंटरनेशनल इशूज़ में भी सामने इमर्ज होते हुए नजर आते हैं। वॉर्स में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली पाकिस्तान वीक होता जा रहा है और तुर्की बहुत, अब आजकल 21st सेंचुरी के ये 2023-22 के अंदर तुर्की बहुत रिग्रेसिवली इमर्ज हुआ है और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर उसने रोल प्ले किया है, उसने ओवरऑल मीडिएशन में रोल प्ले किया और उसने उसके साथ साथ जो सपोर्ट दी है यूक्रेन को उसमें रोल प्ले किया है। और इसने जो नेटो की शमूलियत है स्वीडन और फिनलैंड की, उसके अंदर उसने एक स्टांस लिया कि भाई मैं नहीं इनको शमूलियत इख्तियार करने दूंगा। तो वो एक स्टांस, तो तुर्की का नाम बहुत ज़्यादा राइज होता जा रहा है और वेस्ट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे उसके अंदर तुर्की का राइज लिखा हुआ है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन एंड आइडिया ऑफ स्टेट भी दोनों का सिमिलर है। इस्लामिक आइडियोलॉजी वगैरह हो गई, इस्लामिक टेंडेंसीज देख लें, रोल एंड आर्मी की हमने बात कर ली और इंपॉर्टेंस, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो हमने बात कर ली। तो ये थे ओवरऑल बेसिकली एक शॉर्ट लेक्चर था तुर्की पाकिस्तान के रिलेशंस का। आपको अंदाजा होगा कि कौन कौन सी डोमेन के अंदर दोनों कंट्रीज़ की आपस में एक तो कन्वर्जेंस है और कौन कौन से कन्वर्जिंग पॉइंट्स थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।